तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इस चैप्टर का सेकंड पढ़ा हुआ है या सेकंड लेवल कह सकते हैं और ये लास्ट है। ठीक, अब देखो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था गॉस। अब जितनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की है अभी तक, जो डेरिवेशन की है, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है डेरिवेशन को ड्राइव करने का। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए या लीनियर चार्ज के लिए या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कॉम्प्लिकेटेड मेथड था जो हमने किया अभी तक। अब ये मेथड चलता रहा 50-60 साल तक चलता रहा, लोग इसे फॉलो करते रहे। अब कुछ टाइम बाद एक गॉस नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसका एक दूसरा मेथड ढूंढा कि भाई अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट चार्ज या किसी भी प्रकार के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो तुम गॉस लॉ अप्लाई करो और इलेक्ट्रिक फील्ड को ईजी वे में तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो आराम से। तो गॉसेस ने अपने लॉ दिया, थ्योरम दी, उस थ्योरम को यूज़ करके हम कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस है जो हमने किए हैं अभी, इन डेरिवेशंस को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो डेरिवेशन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से नहीं होंगे वो डेरिवेशन गॉस लॉ लगा करके हो सकते हैं। जैसे कि स्फेरिकल शेल, अब स्फेरिकल शेल के लिए हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉस थ्योरम यूज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, समझ गए। तो वहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड फेल हो जाता है। तो यहाँ गॉस ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस थ्योरम हमें पढ़नी है तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि गॉस थ्योरम इज बेसिकली ऑन डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंड कर दिया टोटली। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ी थी, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को पार करने लगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस दिख रहा है हमें, इस टाइम ये नीचे रखा है, यहाँ से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, सामने जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही कहलाएंगी। लेकिन जैसे मैं बीच में सरफेस रख दूँगा इनके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पार करने लगेंगी, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पार करने लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम बदल के क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बार बताओ, यहाँ से 100 लाइन आ रही है, मान लीजिए 100 के 100 से पार कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 100 क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैंने इस रजिस्टर को हल्का सा मूव किया ऐसे, क्या अब भी 100 ही पार होगी, कम होगी? अब कम होगी। अब और क्या, और कम होगी, ज़्यादा होगी, कम। तो ऐसे करते करते कम होने लगेंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मतलब इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, मिनिमम। और अगर मैं इसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दूँ तो कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इस कंडीशन में मैक्सिमम लाइन पार होंगी, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस, लेकिन नॉर्मली पास करेंगी, पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है इतनी बात। जैसे देखो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। ठीक, अब हमने इसमें एक प्लेट रख दी। अब प्लेट रखेंगे तो एक बार बताओ, ये प्लेट है मान लो, अब मैं ऐसे रखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे रखूँगा तो तुम्हें कौन सा हिस्सा दिखेगा इस प्लेट का, ये वाला। तो प्लेट पीछे को है, मतलब समझ जाओगे नहीं, तुम्हें लगेगी रॉड रखी है लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो प्लेट, क्योंकि पीछे को है ना, 3D में बना नहीं सकते हम इसे। तो देखो मतलब क्या कि हमने इस पर एक प्लेट रख दी, ये रख दी प्लेट, पीछे को है, ध्यान रखना है ना, समझ गए ना, पीछे को है, ये शेड कर दिया हमने इसे, तो ये प्लेट रखी है। अब इस प्लेट से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बताओ कितनी है, 2। तो 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी है तो कितनी है, 1 2 3 4, ये चारों ही हैं। और फ्लक्स कितना होगा, 2 लाइनें। अच्छा इसे ई से डिनोट, ये तो ई हुआ, ठीक। अब इस प्लेट का कुछ एरिया भी होगा, मान लो इसका एरिया कितना है, ए। अब यहाँ तो तुम गिन लोगे फ्लक्स आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिन लो, वही फ्लक्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो करोड़ों होती है, ये तो 2-3 मैंने बनाई तो, लेकिन 2-3 थोड़ी होगी। कोई चार्ज पार्टिकल में यहाँ रख दो तो कितनी फील्ड लाइन निकलेगी तुम्हें क्या पता, करोड़ों निकलेंगी। तो मतलब हम गिन तो नहीं सकते ना उन्हें, तो कोई तरीका होगा निकालने का फ्लक्स। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फ्लक्स निकालने का, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, चाहे कितनी भी लाइन दे रखी हो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे एक बार पता चलती है फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ गए, ये 3 चीज़ें बेसिकली याद रखनी है, उसका फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो। अब एक बार बताओ, यहाँ थीटा जो है ये किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ना कि एरिया। अब एरिया तो एरिया, अब इस प्लेट का हमें क्या खींचना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। किसी भी प्लेट का एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उसका हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
अंदर नहीं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर। मान लो बोर्ड है, एक प्लेट है बोर्ड, ये हमें इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, तो मैंने मार्कर रख दिया परपेंडिकुलरली। अभी जो परपेंडिकुलर मार्कर है ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया वेक्टर। और कहाँ की तरफ को, आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, समझ गए। तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर कैसे खींचेंगे, एक बार बताओ। चलो ये प्लेट है, देखो मेरे पास, ये दिखाना रजिस्टर दिखाओ ये वाला। मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर इस टाइम कैसे है, ये मार्कर, ये इसका एरिया वेक्टर है क्योंकि इसके जस्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर। अब मैं प्लेट को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऐसे, तो एरिया वेक्टर अपना रोटेट होगा साथ साथ। ऐसा नहीं होगा कि एरिया वेक्टर से झुक जाएगा, एरिया वेक्टर हर कंडीशन में प्लेट के परपेंडिकुलर रहना है। तो मैंने इसे यहीं परपेंडिकुलर कर दिया, मैं इस प्लेट को घुमाऊँ तो एरिया वेक्टर भी साथ साथ घूमेगा। देखो अब भी परपेंडिकुलर है, अब भी परपेंडिकुलर है, अब भी परपेंडिकुलर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहना है हर हालत में। तो अब ये प्लेट टेढ़ी रखी, मान लो प्लेट ऐसे थी, अब ये प्लेट ऐसे रखी, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। मैं इस प्लेट को घुमा दूँ इसके अकॉर्डिंग, ये कर दिया तो एरिया वेक्टर ऐसे चला जाएगा ऊपर को, या ऐसे घुमाऊंगा तो क्या जाएगा नीचे की तरफ को। तो मतलब हमें इसके परपेंडिकुलर रखना है। जैसे कि मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट के एरिया वेक्टर कहाँ को जाएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए, और ई ये है, और एंगल किस किस के बीच का है, ई और, तो मतलब ये वाला एंगल है ना थीटा, समझ गए। तो यहाँ से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो पूरे एरिया की बात थी। मान लो बहुत जरा सा एरिया है, बहुत सिंपल एरिया है, बहुत जरा सा, कि जरा से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो लिखेंगे फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया की बात करें तो तुम्हें क्या पता क्या करता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल एरिया है तो डी ए, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इंटीग्रेशन करो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये आ गया भैया हमारे पास फ्लक्स स्मॉल एरिया के लिए। अच्छा इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो कैसा करेंगे, एक बार बताओ। कॉस थीटा किस में आता है, डॉट में, क्रॉस में, डॉट में, तो मतलब वेक्टर ई और क्या होगा डॉट वेक्टर ए, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ध्यान रखना फ्लक्स को ऊपर वेक्टर मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि कैसे क्वांटिटी है, स्केलर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए बात नहीं, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि जो एरिया वेक्टर है ये किस किस सरफेस के लिए कैसा कैसा होगा। तो एरिया वेक्टर की बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी, है ना, क्या बात करते हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये हमेशा वो वेक्टर होगा जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या होगा, आउट। तो अब दो टाइप के सरफेस होते हैं हमारे पास, एक तो क्लोज और एक ओपन। ओपन मतलब 2D और क्लोज मतलब 3D। जैसे एक कमरा, इसका दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज सरफेस कहलाएगा नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3D में है। लेकिन अगर एक दीवार की बात करूँ तो क्या है, 3D में है, ये 2D में है, तो ये ओपन सरफेस होगा हमेशा। जैसे बोर्ड एक ओपन सरफेस है, तुम इस पर पढ़ रहे हो, लेकिन इस कमरे को बंद करके मैं यहाँ पढ़ाने को तुम्हें बाहर खड़ा कर दूँ, तुम बता सकते हो क्या, क्योंकि क्लोज सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने सरफेस है, 2 टाइप के। नंबर फर्स्ट, एक तो 2D जिसे क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस, और दूसरा क्या हो जाएगा 3D, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। अब सबसे पहले शेप देखते हैं कौन कौन सी ओपन में आती है, कौन कौन सी क्लोज में। तो नंबर फर्स्ट क्या आएगा, स्क्वायर, जो कि प्लेट होती है, ये एक ओपन सरफेस है। नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 ट्रायंगल हो सकता है, नंबर 4 क्या हो सकता है, सर्किल। बाकी बहुत सारी है लेकिन हम इतनी याद रखेंगे। 3D में क्या क्या हो सकती है, नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, क्यूब, नंबर 2 हो सकता है क्यूबॉइड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्फेयर, क्योंकि यही आता है बार बार, स्फेयर। और 4 क्या होगा, सिलेंडर, सिलेंडर भी होता है ना, सिलेंडर। ये क्लोज सरफेस कहलाते हैं। अब इनके एरिया वेक्टर कैसे कैसे होंगे, तो देखिए ये 2D और ये कौन सा होगा, 3D। मान लो हमारे पास ये प्लेट रखी है एक, कैसा सरफेस है तूफा, क्लोज ओपन, ये कैसा सरफेस है, ओपन, क्योंकि एक प्लेट है केवल। अब इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो प्लेट ऐसे तो रखी है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर और नीचे को भी, या 2 सरफेस है ना, जितने सरफेस उतना एरिया वेक्टर। जैसे कि प्लेट है, इसके कितने सर, एक ये एक है, तो एक आगे को और एक पीछे को, सिंपल सी बात है। तो ऐसे इसका क्या होगा, एक ऊपर को ये गया वेक्टर ए, और एक नीचे को क्या गया, वेक्टर ए। सही है। अब मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना है, तो कौन सी डायरेक्शन ऊपर वाली, वाई, अरे वाई एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस पे क्या आता है, आई कैप, जे कैप या के कैप, आई जे के, 3 डायरेक्शन वेक्टर होते हैं ना, आई कैप एक्स एक्सिस में डायरेक्शन वेक्टर, जे कैप वाई में, और के कैप जेड। यहाँ कहाँ है एरिया, वाई, तो वाई में जे आई। तो मतलब अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस को ऊपर के लिए, माइनस को नीचे के लिए, ए इंटू जे कैप। ये तरीका होता है एरिया वेक्टर लिखने का।
ये क्या दिखाता है जी के डायरेक्शन, के कौन सी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लगा है। तो इस टाइम कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर। अच्छा यहाँ बात करते हैं क्यूब के लिए। मान लो क्यूब है पहली, तो क्यूब ये ऐसे बनेगा। कितने सरफेस होते हैं क्यूब के, जानते हो सब? 6। जैसे कमरा 6 दीवारें हैं तो 6, एक तो फर्श, एक छत, बाकी 4 दीवार, तो 6 एरिया वेक्टर होंगे इसके। देखो ज़रा यहाँ, ये पहला मान लो आगे वाला। अच्छा ये साइड वाला देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। अच्छा ऊपर वाले का 2 वाले का तो ऊपर जाएगा ऐसे, इसका 1 वाले का ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, सामने वाले का आगे आएगा। अब 3D में तो बना नहीं सकता, तो हमने क्या काम किया, आगे आने वाले को हम बताते हैं डॉट से, और 6 का पीछे जाएगा तो उसे बनाते हैं क्रॉस से। तो होगा 6 के 6 एरिया वेक्टर इसके। सही है। अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर की, तो स्फीयर मान लो एक गोल है बिल्कुल, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कैसे खींचे, कोई भी गोल चीज़ है उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एरिया वेक्टर खींचना है तो उसके रेडियस को बढ़ा दो बस आगे। जैसे कि यहाँ से रेडियस होगी इसकी ये इसका एरिया वेक्टर होगा। कितने एरिया वेक्टर हो सकते हैं इसके, करोड़ों हो जाएंगे, गोल है ना ये, तो यहाँ कितने भी हो जाएंगे। लेकिन हमें इस केस में कितने एरिया वेक्टर लेके चलने हैं, एक, और उसका क्या कर देंगे टोटल, इंटीग्रेशन, तो टोटल आ जाएगा। ये तो करते हैं हम। अरे बहुत सारी चीज़ें, छोटा सा पार्ट लो उसका क्या कर दो, टोटल आ जाता है। ये तो पढ़ाता आ रहा शुरू से मैं। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्वेश्चन करेंगे इस बार। देखो हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 2D में एक शेप और बना सकते हैं, जैसे सर्कल हुआ, ये होगी जगह थोड़ी बहुत, ये रेडियस इसकी आर है, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे लगेगा, जस्ट ऊपर को या नीचे को, रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा ए जे कैप, ये प्लस वाला, और ये माइनस ए जे कैप। सही है, बस ये होती है भाई। हाँ लेमिना बोलते हैं, प्लेट, क्लोज सरफेस बस। 3D को और क्या बोलेंगे। कर लिया क्या अलीशा, कर लिया? स्कूल तो अब जुलाई से खुलेंगे, 1 जुलाई से तो सभी जाओगे तुम्हें, या भी छुट्टी करोगे 1 जुलाई से भी? स्कूल वालों ने कर दी, शेखर में पूरा चल रहा। शेखर तो 9 जून से रेगुलर क्लास है। सही कह रहे, 9 जून से 9 दिन की छुट्टी दी है बस, फिर तो रेगुलर क्लास चलती है, वहाँ एक्स्ट्रा क्लास चलती है। लेकिन ये भी तो है, शेखर के टीचर्स को जून की सैलरी भी मिलती है ना, यहाँ नहीं मिलती, फीस लेते हैं देख लो। चलो खैर, देखो ये कर लिया सबने। अब बात करते हैं, 2 कंडीशन है क्या, केस 1 मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा ये देखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है तूफा, देख रहे हो नहीं यहाँ? देखो मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं ना, मैक्सिमम फ्लक्स किस कंडीशन में होगा, जब कोई प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और यहाँ पे हमने एक प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी कर दी इस तरह से, तो ये जो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा क्यों, ये देखते हैं। देखो इसका ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कितना, ए। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को कुछ इस तरह से, ये वेक्टर ए। अच्छा एरिया वेक्टर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये नहीं कि यहीं क्यों करा, तुम कहीं भी कर दो, मर्जी है तुम्हारी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों पैरेलल है 0, तो 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई इंटू ए। ये मैक्सिमम कंडीशन है फ्लक्स की, इस कंडीशन में मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर केस 2 की बात करें हम यहाँ, कौन सी, मिनिमम कंडीशन की, तो देखो प्लेट कैसे रखनी पड़ेगी, ऐसे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है यहाँ, ये चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर बताओ ज़रा, जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को, ये ई है और ये क्या है ए, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 बैठेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ 90। तो फाई मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, वी ऑल नो इट, इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में कैसा फ्लक्स होगा, मिनिमम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ? हम ए कॉस थीटा लगा के किसी भी शेप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं आराम से। ये कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ज़रा ठीक से।
अब देखो ज़रा, अब मिटा दो, मिनिमम के लिए फिगर बना लेना बस। ये थीटा कितना हो जाएगा 90। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे। हो गया। देखो भाई ज़रा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हार्ड की तरफ को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा वही है फाइंड फ्लक्स। फ्लक्स फाइंड करना है हमें प्लेट से निकलने वाला। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन कई बार क्लास में भी करा चुका हूँ मैं। ये इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इंटेंसिटी है इसकी? इसकी इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कुलाम। और यहाँ पे एक प्लेट इस तरह से रख दी, बिल्कुल इस तरह से। और ये प्लेट जो एंगल बना रही है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये एंगल बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बना, या ऐसे नहीं, यहाँ से बना रही है, ये 30 डिग्री बना रही है एंगल। ठीक है, अब हमसे पूछा गया अगर इसका एरिया दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बताना है। तो फॉर्मूला सब जानते हैं, ई ए कॉस थीटा। ई कितना है 10, ए कितना है 5, थीटा कितना है बताओ 30। बिना सोचे समझे बोल दो कुछ भी है। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी फ्लक्स का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, कुछ करने नहीं। तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर जहाँ एंगल बनना वहीं से ड्रॉ कर दो, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ये वेक्टर है। अब ये 30 तो नीचे निकल गया, टोटल एंगल कितना होता है 90, तो बचा कितना है 60 तो बचेगा। सिंपल सी बात है, पता चला ना तूफा नहीं। तो क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या ई कितना है 10, ए कितना है 5, कॉस थीटा कितना 60, ये याद रखना। तो 50 इंटू 60 की वैल्यू 1/2, ये कटेगा 25 टाइम्स, तो फाई आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि भैया सर्किल है इस तरह का, इसकी रेडियस दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से चल रहा है, इस तरह से गया और ऐसे पार हुआ, इस तरह से गया और ऐसे पार हुआ, इस तरह से गया और ऐसे पार हुआ। कोई शक किसी को यहाँ तक? ठीक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल दे रखा है इस प्लेट का 30 डिग्री बना रहा भैया, और रेडियस कितनी इसकी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अभी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कितना हो 10 न्यूटन पर कुलाम हो तो फ्लक्स बताना पासिंग थ्रू दी प्लेट। इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स बताना। ट्राई करो जरा क्वेश्चन फटाफट से। सेकंड वाला एंगल कितना होगा ये बता दो। चलो एंगल कितना होगा ये बता दो बस, पक्की बात है। बताओ पहला कितना होगा, कैसे? इसका एरिया वेक्टर कहाँ को जाएगा? एरिया वेक्टर इस प्लेट का कैसे वर्क करेगा? ऊपर को। कैसे? परपेंडिकुलरली यहाँ से ऐसे खींच दो लाइन, तो देखो 30 ये बन रहा, तो ये कितना बचेगा 60। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया ये रहा। तो बस अब तो रख देंगे वैल्यू है ना, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए कॉस 60। ई की वैल्यू 10। कैसे? अच्छा, एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7, 7 इंटू 7 2 बार, इंटू 10 टू द पावर -4, अरे सेंटीमीटर है ना, इंटू 1/2। 7 से 7 काट दो, 2 से काटो कितनी बार 11 टाइम्स, 11 7 से 77, 77 10 जा 7 7 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर कुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। कोई दिक्कत? दिक्कत कोई? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो करके दिखा दो। ये सर्किल है, ये ऐसे चल रहा फ्लक्स, इसके ये रेडियस है, ये 45 डिग्री बना रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना है 10 वोल्ट पर मीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। करो जी इसे, करके दिखाना ज़रा। 5 रुपये का नाम मिलेगा जो करके दिखाएगा, आसान है जबकि। थीटा कितना होगा ये बता दो मुझे बस, और कुछ नहीं। बताओ नीता, क्या लगता है थीटा कितना होगा इस केस में? ये प्लेट है एक, थीटा कितना होगा? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो सबसे पहला काम एरिया वेक्टर ड्रॉ करना। कहाँ होगा इसका एरिया वेक्टर? कैसा आएगा इसका एरिया वेक्टर? कैसा आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
बिल्कुल सही जवाब दिया है इसने महविश ने। ऐसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, कितना एंगल बन रहा है हमेशा 90 बनेगा यार। जब 90 बनेगा तो थीटा कितना हुआ यहाँ 90, और अगर थीटा 90 है तो फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला ई ए कॉस 90, और कॉस 90 है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिंपल सी बात है। बात भी सही है। जब प्लेट अभी मिलेंगे 5 रुपये जीत गई, अभी से 5 रुपये देने पड़ेंगे। जब प्लेट ऐसे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो कहाँ पार हो रही है इससे लाइनें। अब इससे मत देखो इसकी मोटाई को, मान लो एक पेपर है, कि पेपर, तो पेपर को पार कर देंगे। ऐसे जा रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पार ही नहीं होगी, तो वैसे फ्लक्स 0 है। ये मिनिमम कंडीशन वाली चीज़ है, ठीक है ना। खैर कर लिया है, उतारो भैया ऐसे फटाफट लिख देना यहाँ, बिकॉज यहाँ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए के। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा, फिर ख़त्म कहानी इसकी। कल से गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और ज़रा क्यूब व्यू वाले क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत आ लिया, फटाफट करो, मैं एक लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें 3D में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -4k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, ठीक। और हमसे फ्लक्स पूछा है इस प्लेट से पास होने वाला, ये रहा भाई ये, ठीक। और प्लेट कैसे रखी है पता तुम्हें, प्लेट ऐसे रखी है जैसे कि मान लो ये प्लेट है, अगर मैं ऐसे रख दूँ तो कैसे रखी है, ये x एक्सिस और ये y, लेकिन मैं से टेढ़ा रख दूँ ऐसे, तो किस किस एक्सिस में है ये y में, और x तो ये जा रहा सीधा वाला और y आ रहा पीछे, तो मतलब y में ये प्लेट अगर ऐसे रखी है ऐसे, तो ये कौन सा एक्सिस है इसका, सीधा x, और ये कौन सा y, तो x y एक्सिस में रखी है। इस प्लेट को मैं ऐसा करके टेढ़ा कर दूँ ऐसे, अब किस एक्सिस पे रखी, देखो ये तो y है, लेकिन ये ना तो x है ना z है, x तो होगा बिल्कुल सीधा, और ये कौन सा एक्सिस है z, तो ये x और z में रखी, तो मतलब प्लेट अब ऐसे रखी है, कोई रखी यहाँ से ये, और ये जो एंगल बना रही प्लेट, ये बना रही 45 डिग्री का यहाँ से, ठीक है। और हमसे पूछा गया है बस इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना, इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स। ये है भाई, अच्छा साइड इसकी दे रखी है हमें, ये वाली स्क्वायर प्लेट इसकी साइड दे रखी है 2√2 मीटर, ठीक। ये साइड दे रखी है और हमें फ्लक्स बताना है इससे प्लेट से पास होने वाला, ठीक है। मैं करा देता हूँ, तुम दिमाग लगाओगे फालतू में, टाइम वेस्ट होगा। देखो मैं बताता हूँ, ये प्लेट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, देखो आई जे के तीनों डायरेक्शन में। अब इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो आई जे के में, तो फॉर्मूला लगेगा फाई इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म वाला, मतलब वेक्टर ई और कौन सा डॉट वेक्टर ए। यहाँ कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है, कॉस थीटा कब इंट्रोड्यूस होगा, जब वैल्यू tan वैन इस तरह से देखी हो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कैप, जे कैप या के कैप में, मतलब वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, तो वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब ई तो वेक्टर फॉर्म में है हमें, लेकिन ए नहीं है वेक्टर फॉर्म में, तो ए वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो कैसे लाते हैं, ये 2√2 हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप है ना, ये कौन सी होती है आई कैप, और ये क्या होती है के कैप। अब ये तो जे कैप है, ठीक ठाक सही है, लेकिन ये वाली जो साइड है ये आई और के दोनों में है, क्योंकि बीच में है ना ये तो एक बार बताओ, देखो 45 है, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये कोना। तो पता है जब कोई चीज़ थीटा पे झुकी हुई हो तो कोना निकालने का सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा कोमा 0, ठीक। ए कॉस थीटा ए साइन, जब भी कोई चीज़ 3D में रखी हो तो कोई भी पॉइंट निकालने का तरीका होता है। ए क्या है, इस प्लेट की साइड लगाओ भाई, साइड कितनी 2√2, तो 2√2, कॉस थीटा कितना 45 कोमा, यहाँ भी 2√2, साइन थीटा कितना साइन 45 कोमा 0। अच्छा 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 2 कोमा 2 कोमा 0। एक चीज़ और, ये कौन सा आई और के, ये क्या होता है आई जे के, यह कौन सी प्लेट है, ये किस किस में रखी है, आई और के में, आई और के में तो रखी, तो जे का रोल नहीं, मतलब जे पे 0 होगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ए साइन थीटा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2√2 साइन 45, ये आ जाएगा ये 0,2, ये बस। अब देखो भैया कैसे ए कैसे निकालते, ए इक्वल टू, ये कौन सी, ये एक्सिस होगा और एक एक्सिस ये होगा, तो ये कौन सा एक्सिस है, जे, अरे जे कैप है ना, तो 2√2 जे कैप, इसका काम ख़त्म, प्लस ये
आई और ये के, अरे ये आई है ना देखो, और ये क्या है के, तो मतलब 2i कैप प्लस 2k कैप। जे तो 0 है, इसका लिखना नहीं, तो आ गया ए मिल चुका, नहीं मिल चुका। अब वैल्यू पुट करो उसमें, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर ए। ई कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट लगाओ, यहाँ क्या 2√2, पहले आई वाले लिख लो, चलो आई वाला कितना 2i कैप प्लस फिर जे वाला लिख लो 2√2j कैप प्लस ये क्या बचा 2k कैप। अब आई वालों के आई वालों से, जे वालों के जे वालों से, के वालों के के वालों से, देखो आई क्या है 2 2 4, तो 4 आई भाग जाएगा। अब जे वालों के जे वालों से 3 2 6, तो प्लस 6√2 भाग गया, ये जे भाग गया। के वालों से तो माइनस 4 2 8, तो 4 में से 8 गया, माइनस के 4 प्लस 6√2, ये आया भैया फ्लक्स हमारा जो पास होगा इस लाइन से। ठीक है ना, बताता हूँ। देखो अगर तुम्हें मैं बताता एक बात, ये जो क्वेश्चन कराया 3 तक, ये तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, ये नीट का क्वेश्चन है और जेई मेंस का लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। यहाँ तुम्हारा माइंड इस लेवल पे डेवलप नहीं है अभी, चक्कर ये है, इसलिए मैं क्वेश्चन धीरे धीरे करा रहा था मैं, जिससे तुम्हारा माइंड वहाँ तक डेवलप हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करा करो कि जब ये प्लेट रखी है, प्लेट कैसे रखी है, जैसे गेट है, देखो एक चीज़ एज्यूम करो, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये कौन सा वाई, और ये क्या है जेड। ठीक, इसे जे मान लो, इसे क्या कह लो आई, और इसे क्या कह लो के। अच्छा जे के तो कोई छेड़ ही नहीं रहे हम जे को, जे तो फिक्स है, देखो ऊपर की तरफ को जे तो फिक्स है। अब हमने इस गेट को, अच्छा इस टाइम गेट किस किस एक्सिस पे रखा, जे पे और के पे, इसे के कह रहा हमें, ये के और जे, सिंपल, इसका तो कोई मतलब नहीं एक्स वाले का। मैंने इस गेट को ऐसे ना रख के इसे ऐसे कर दिया, बस ये रखा बीच में, कितना डिग्री एंगल बना रहा 45। अब एक बार बताओ, जे तो आपने छेड़ा नहीं, ये कौन कौन सा एक्सिस पे है, अगर ये बीच में है कोई चीज़ तो आई और के दोनों पे है ये। अब अगर ये दोनों पे तो हमें इसका कोना ढूंढना, और कोना ढूंढने का सिंपल तरीका है ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। अब चीज़ देखनी है कौन कौन सा एक्सिस, ये आई है और ये के है। ठीक है, और ये क्या होता है आई जे के, तो आई वाला है तो आई वाला ले ए कॉस थीटा। अब जे तो इन दोनों में है नहीं, तो जे 0, और के वाला क्या है ए साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या होती है, ए मतलब इसके साइड दे रखी 2√2, तो 2√2 थीटा 45, ये 0 2√2 साइड थीटा 45, मतलब 1/√2 1/√2, 2 से √2 कट गया, 2 बचा। अब तुम क्या आई पे नहीं होता, मान लो जे होता, इमेजिन करो, और मान लो क्या होता आई। अब क्या लिखते पता, देखो ये के और जे पे है तो आई वाला 0 हो जाता, और क्या हो जाता है ए कॉस थीटा और ये ए साइन। समझ गए नहीं, जैसे ही बदलते रहते। अब तुमने गड़बड़ करा दिया यार, क्या था ये जे था यहाँ, और ये क्या था आई था, और यहाँ क्या था ए मतलब 2√2 cos 45, ये तो 0, बस समझ गए बात नहीं। और ये क्वेश्चन बता लो, लास्ट था बस, ये लिख लेना, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ये, बस जी। करते हैं आज हम बात, मान लो फिर से एक क्वेश्चन वैसे कराता हूँ, प्लेट वाला। ये एक प्लेट है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है इसका जेड एक्सिस। प्लेट फिर से बिल्कुल ऐसे ही रखी है इस कॉर्नर पे। जिन क्वेश्चन से डर लगता है ना, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार अटैम्प्ट करना चाहिए, तभी तुम्हारा डर खत्म होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये साइड है स्क्वायर की है, ये स्क्वायर प्लेट है पूरी की पूरी। ठीक है, इस तरह की स्क्वायर प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2xi कैप प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमसे पूछा है प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स बताना। ठीक है, इतनी बात। और ये एंगल जो बना रही है यहाँ से यहाँ तक ये बना रही है, ये वाली प्लेट, ये जो एंगल बना रही है वाली, ये बना रही है 30 डिग्री का। तो एक बार बताओ, हमें ये वाला कोना चाहिए बस। जब भी कोई प्लेट बिल्कुल तीनों एक्सिस के बीच में हो, कहीं भी जगह गेट होता है, मैंने बताया था उस दिन, तो तुम्हें भी केवल एक कोना निकालना, कोना कितना है, और कुछ नहीं करना। अगर एक कोना तुमने निकाल लिया तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हो एरिया की। तो देखो पहली बात, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कौन सा जेड, तो ये कोना कौन सा एक्सिस पे है, एक्स जेड पे, क्योंकि वाई एक्सिस पर तो ये वाली साइड है, इसे तो हम छू नहीं रहे ना, ये छू रहा है इसे नहीं छू रहे, हमें केवल इस कोने की बात करनी है। मैंने बताया कोना निकालने का तरीका होता है क्या, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा। ए क्या है साइड। अब देखो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स और जेड, तो पहला तो हुआ ए कॉस थीटा कोमा 0, क्योंकि जे पे तो वो है, कोमा जेड पे क्या है ए साइन थीटा। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ए कितना है 5, तो 5 कॉस थीटा कितना दे रखा 30, कोमा 0 कोमा ए फिर 5 साइन 30,
वैल्यू रखो 5 cos 30 की वैल्यू √3/2 कोमा 0 कोमा इसकी वैल्यू 1/2 तो मतलब 2 हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक। अब एरिया की इक्वेशन बनाओ तो वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, ये i, ये j और ये k, तो 5√3/2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5/2 k कैप। एरिया मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा। अब मैंने बताया था जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो फॉर्मूला भी वेक्टर फॉर्म वाला ही लगाएंगे। फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म वाला कौन सा है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सिंपल है ना। कॉस थीटा कब लिखेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में ना दे रखा हो। तो वैल्यू रखो भैया, ई की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट ए की वैल्यू निकाली तुमने 5√3/2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5/2 k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब i वालों की i वालों से, तो 2 की 5 से, 5 2 10√3/2 i गायब कर दो। समझ गए? अब j वालों की j वालों से, देखो 0 3 ये 0 तो 0 आएगा। अरे 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 आना है। अब k वालों की k वालों से, यहाँ k के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 की इससे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 5/2 k गायब। समझ गए नहीं? नहीं 2 से काटो 5 टाइम्स, 2 से काटो 2.5 टाइम्स, क्या बचेगा 5√3 प्लस 2.5, चाहे यहाँ छोड़ दो। और अगर तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.73 प्लस के 2.5 और रखो ये 5 3 15 1 5 7 35 और 36 5 1 5 और 3 8.56 हो गया ये 65 और 2.5 इसका आगे 0 लगा दो तो क्या आएगा 505 65 11.15 क्या आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है बात, आराम से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, मान लो। अब हमें क्वेश्चन दिया है इस तरह का, एक क्यूब है भैया, ये हमें ये इस तरह की क्यूब दे रखी है, ठीक। अब इस क्यूब की ये नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक क्यूब है हमारे पास, ये दे दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये है क्यूब। अब इस क्यूब का ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, इसे पूरा बढ़ा लो, पूरी क्यूब बना लो ये, और ये यहाँ, इसे यहाँ पीछे को कर दो, है ना, ऐसे और ऐसे ये वाला एक्सिस, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई और ये हुआ जेड, ठीक। अब हमें बताना इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हुआ, ये पता लगाना है। ई दे रखा है हमें, ई गिवन है 5x आई कैप, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, क्या बताओ, हाँ जो भी है, इक्वल टू 5x आई कैप दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमें इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना है, ठीक। देखो सबसे पहली चीज़, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दे नहीं रखी, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया है ई इक्वल टू 5x आई कैप। इस चीज़ से तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को चल रहा। आई कैप, आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से आ रहा होगा और ऐसे निकल करके ऐसे जा रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा होगा निकल करके ऐसे जा रहा होगा, सिंपल सी बात, ठीक। अब एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन से सरफेस को पार करेगी, कौन कौन से को पार करा, एक तो इसे और एक इसे। क्या ऊपर वाले से कुछ लेना देना है इसका, क्या नीचे वाले से, क्या आगे वाले से, क्या पीछे वाले से। मान लो कमरा है, इस दीवार से निकलेगा तो इस दीवार से तो जाएगा, क्या इस दीवार से कोई टच किया, ऊपर से टच किया, नीचे नहीं ना। तो दो सरफेस हमारे पास, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, तो इनसे निकलने वाला फ्लक्स बताना हमें तो बस के बाद। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, पहले नंबर से मतलब फाई 1 और दूसरे से मतलब फाई 2, ठीक। फाई 1 क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, पहले के लिए 1 लगा दो नीचे, प्लस दूसरे के लिए ई ए कॉस थीटा, दूसरे के लिए क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा, कितना 5x। अच्छा आई जो है ये केवल ये दिखा रहा कि x डायरेक्शन में चल रहा, आई लेना नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, आई को गायब कर देंगे हम। तो लगाओ भाई, ई की वैल्यू कितनी है 5 × x। ए क्या है, एरिया, एरिया किसका लेंगे, जिस प्लेट से फ्लक्स पास हो रहा, तो ये प्लेट ही तो है, ये क्यूब किससे मिलके बनता है, स्क्वायर से, तो एरिया किसका लेंगे, स्क्वायर का। तो स्क्वायर की साइड 10 दे रखी, एरिया का होगा 10 × 10, स्क्वायर का एरिया क्या होता है 10 × तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10 टू द पावर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे -4। अरे 2 बार मल्टीप्लाई की है ना, 10 टू द पावर -2 इसका, 10 टू द पावर -2 इसका, तो -4 हो जाए इंटू कॉस। अब थीटा की बात करते हैं, पहले सरफेस पे थीटा कितना बताओ ज़रा,
देख लो सही से। फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा कितना हुआ? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करो इसका। इस 1 नंबर के एरिया वेक्टर कहाँ को जाएगा? मैंने बताया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। आउटवर्ड तो पीछे है तो ऐसे जाएगा, ये गया वेक्टर A1। अच्छा इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? आगे को जाएगा। इसका कितना होगा? A2। एंगल कितना हुआ यहाँ? 180, क्योंकि आगे जा रही हो रही है, पीछे आ रहा। तो थीटा कितना हुआ यहाँ? 180। यहाँ बताओ, यहाँ साथ चल रहा तो थीटा कितना हुआ? समझ गए बात? नहीं कोई दिक्कत थीटा निकालने में? अगर अपोजिट चल रहे हैं तो 180 और साथ चल रहे हैं तो 0। तो वैल्यू पुट करो। यहाँ कितना आएगा? 180 प्लस ई कितना? 5x इंटू एरिया वही आएगा 100 इंटू 10⁻⁻4। कॉस थीटा कितना होगा यहाँ? 0। चलो भाई देखो 5x 10 किससे? 100 इंटू 10⁻⁻4। 180 की वैल्यू -1 होती है। प्लस ये कितना बचा? 5x इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है। ये x क्या है? x है डिस्टेंस। कहाँ से? ओरिजिन से। तो एक बात बताओ, ये पहले वाली प्लेट कहाँ पे रखी? ओरिजिन पे रखी। अरे ये ओरिजिन ही तो हुआ, ऐसे तो रखी प्लेट ये। तो मतलब यहाँ x जो है कितना हुआ? 0। लेकिन ये दूसरी वाली प्लेट क्या ओरिजिन पे रखी है? ओरिजिन से आगे रखी। कितनी आगे? 10 से 10। तो ये हो जाएगी x2 जो हो जाएगी यहाँ पे, वो कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो यहाँ। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू -1 प्लस यहाँ क्या आएगा? 5x की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4। ये पूरा पोर्शन तो 0 होगा। क्या बचेगा यहाँ? ये तो 0 हो गया पूरा। तो यहाँ क्या बचा? 5 × 50, 50 किन से करेंगे? तो 50,000, 5,000 10⁻⁻6। 3 0 से गायब कर दो। 5 इंटू 10⁻⁻के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सही है। देखो 2 फ्लक्स है यहाँ, क्योंकि 2 प्लेट है। इसमें पहला फ्लक्स निकलेगा इससे, दूसरा। तो लिख लिया टोटल 5 1 + 5 2। पहला फॉर्मूला ई ए cos थीटा पहली वाली के लिए, ई ए cos थीटा दूसरी वाली के लिए। ई सब में दे रखा 5 × x, तो हमने लिख दिया 5 × x। ए क्या है? एरिया। किसी भी प्लेट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी? 10, ब्रेथ भी 10, क्योंकि क्यूब है, सारी की सारी साइड सेम होगी। तो 10 × 10 कर दिया, 10 × 10। अब एक 10 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ कितने 10 है? 2 10। तो 10⁻2 इंटू 10⁻2 कितना हो गया? -4। कॉस थीटा कितना? 180। कैसे? देखो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो इसका। तो आउटवर्ड बाहर की तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा? अंदर की तरफ को। तो दोनों कैसे हो गए? अपोजिट। तो थीटा 180। यहाँ देखो ई कितना? 5x। ए कितना? 100 इंटू 10⁻⁻4। कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? दोनों चीज़ें सेम चल रही, तो 0। अब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा? 10 की 10 से 100, 180 की वैल्यू -1। ये ऐसे ही चल रहा, 5 × x ऐसे ही, ये 5 × x ऐसे ही, इसकी 100, ये -4, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब x क्या है? डिस्टेंस ओरिजिन से। ओरिजिन ये होता है। पहले नंबर की प्लेट कहाँ रखी? ओरिजिन पे रखी, देखो ये कोना। दूसरे नंबर की प्लेट यहाँ रखी है, ओरिजिन थोड़ी है। ये कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर। तो पहली वाले x की वैल्यू 0 रख दी, दूसरे वाले x की वैल्यू क्या रख दी? 10। सॉल्व कर लिया। उतारो भाई दोनों क्वेश्चन फटाफट से लिख करके। यहाँ लिखना फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेट। फाइव 1 + 5 2 होगा ये। 5 1 की वैल्यू ई ए cos थीटा, सबने ऐसे क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर, और यहाँ क्या क्या होगा? ई ए cos थीटा। ये किसके लिए? सेकंड के लिए। सही है। ई कितना है? 10x²। तो 10x²। ए क्या है? एरिया। एरिया किसका? एक डिस्क का। डिस्क ही तो है। और डिस्क का एरिया क्या होता है? πr²। सर्किल है ना ये तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। cos थीटा, थीटा बताओ कितना है यहाँ? थीटा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा, तो थीटा कितना? 180। तो 180 लिख दिया यहाँ। प्लस इसकी बात करो, ई कितना है? 10x²। यहाँ 2 लगा दो, या x पे 1 लगा दो, क्योंकि ये 1 के लिए है, 2 के लिए है। एरिया तो वही रहेगा, πr² इंटू कॉस थीटा कितना है यहाँ? थीटा ऐसे चलेगा ये, तो थीटा हो जाएगा इसका 0। सही है इतनी बात? तो अब देखो भाई 10x1 कहाँ से डिस्टेंस लेंगे? ओरिजिन से। कहाँ तक के? फर्स्ट सरफेस की। तो ओरिजिन तो ये है, और यहाँ से फर्स्ट सरफेस की कितनी? 10। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। पाई क्या होगा? 22/7। आर क्या होगा? रेडियस दे रखी है कितनी? 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4। अरे -4 हो जाएगा ना, -1 180 की वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ क्या चल रहा? 10 x2 कितना है? यहाँ से मेजर करेंगे,
दूसरा सरफेस ये है तो 10 ये और 10 ये 20 हो जाएगा x2, समझ गए नहीं? तो कितना होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सही है इतनी बात? तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सॉल्व कर लो आराम से। देखो क्या कॉमन है, देखो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 22/7 22/7 सब कॉमन है, निकाल लो। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, अंदर क्या बचा ये 10 इंटू इसका स्क्वायर करो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, ये बचा माइनस का, तो माइनस लगा दो आगे, प्लस यहाँ क्या बचा 10, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, बस ठीक है। इससे 7 से काट दो ये, 22 किससे करेंगे, क्या आएगा 144, 10 टू द पावर माइनस 4, ब्रैकेट क्या आएगा माइनस के 10,000 वो 1000 माइनस 4 और प्लस क्या होगा 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, 154 आएगा। हाँ इसमें घटा दो 154 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 4000 में 1000 का कितना हो जाएगा 3000 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, कितने 0 1 2 3, ये कितनी पावर माइनस 4, ख़त्म कर दो, एक पावर बची वो वाली पावर जो 5 हो गई, तो 154 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 या 12 16 3 4 10 टू द पावर माइनस के 5। तुम वहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया भाई क्वेश्चन, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, बोर्ड में ऐसा है ना, शीट में भी दे रखे 3-4 क्वेश्चन ऐसे, खुद करना है क्वेश्चन, इसलिए मैंने कराया ये। शीट के थोड़े चेंज है, मतलब डेटा चेंज है बस। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस, अटकना नहीं चाहिए कहीं भी, बाकी क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी। कर लिया, यूनिट लिख दो उसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।